सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज ज्योग्राफी में आपका टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे ही हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी जरूरी है इस दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को एग्रावेट करें। एवरी सिटी आप देखोगे, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, लेकिन दिल्ली में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को एग्रावेट कर रहे हैं। सबसे पहला जो जेनेरिक रीजन है यहाँ पे वो है ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप देखते हो दिल्ली में कॉन्स्टेंटली ओवरक्राउडिंग का इशू रहता है, तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे उतनी ही ज्यादा पोल्यूशन की बात होगी। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज वेहिकुलर पोल्यूशन, कि दिल्ली में व्हीकल्स इतने ज्यादा हैं कि उनसे जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं वो जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्रावेट कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो यहाँ पे देखा गया है इसके अलावा इज द प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप देखोगे दिल्ली के आसपास के रीजन्स, फॉर एग्जांपल गुड़गांव, नोएडा के रीजन्स में कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्शन चल रही है, राइट। बिल्कुल ही आपका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ये चलता रहता है, जिसकी वजह से वहां से जो भी पार्टिकुलेट मैटर जो है रिलीज हो रहा है दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली। तीसरा जो यहाँ पे इशू देखा गया है दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स में जो गार्बेज डंप्स हैं, राइट, इसके अलावा जो पावर प्लांट्स हैं, राइट, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन एग्रावेटिंग द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन इसके अलावा दो ऐसे रीजंस हैं जो कि आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। सबसे पहला जो आपका रीजन है दैट इज स्टबल बर्निंग, है ना। आपको आइडिया है कि पूरा ही साल ये चीज न्यूज में रहती है, स्पेसिफिकली सर्दियों के महीने में, कि दिल्ली के आसपास के जितने भी पंजाब और हरियाणा के फार्मिंग सिस्टम्स हैं, जब वो अपनी पराली बर्निंग करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, तो उससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो दिल्ली को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन क्या है कि जब ये स्टबल बर्निंग विंटर्स में होती है उसकी एक सिग्निफिकेंस है। विंटर्स में जो आपकी विंड है वो बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पोल्यूशन न्यू दिल्ली की तरफ आ रहा है, बिकॉज विंड्स बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही, तो इन स्टैगनेंट विंड्स की वजह से ये जो पोल्यूशन है यहीं पे रुक के रह जाता है, इन्हीं रीजन्स में बस के रह जाता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इतनी धुंध हो जाती है, इतना हेज हो जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कि आप देखते हो बहुत सारे इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपका करंट अफेयर से एसोसिएट करता है इज द आइडिया ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, आपको पता है राजस्थान में अरावली हिल्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो रिसेंटली देखा गया है कि अरावली हिल्स जो है डिमिनिश हो रही है, राइट। पहले से जो है इनकी जो मात्रा है ये कम हो रही है। तो होता क्या है, जितनी भी डस्ट जो है दिल्ली की तरफ आती है, टेक्निकली अरावली हिल्स जो है उन्हें रोक लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे, अरावली क्योंकि धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, राइट, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो पोल्यूशन दिल्ली की तरफ आ रहा था जिसको अरावली रोक रही थी, अब अरावली उसे पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रोकती है। तो इसकी वजह से और ज्यादा पोल्यूशन जो है यहां पर इकट्ठा हो रहा है। पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो रही है, एग्रावेट हो रही है। तो ऑल्दो दीज थ्री रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको ये दो चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल था एक ही जगह इनको रखना, सो आई थॉट कि मैं पहले ये चीजें डिस्कस कर देती हूँ सो दैट आपको आंसर्स में भी हेल्प हो जाए। सो इफ एवर यू गेट अ क्वेश्चन अबाउट दिल्ली, अबाउट द पोल्यूशन सिस्टम्स देयर, या हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप जेनेरिक रीजंस मेंशन कर रहे हो तो मेक श्योर आप ज्योग्राफी के ये दो रीजंस को भी मेंशन करें। आप देखेंगे आपको और ज्यादा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए, एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमने करंट अफेयर्स को भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एसोसिएट कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग अ मेंस आंसर, दैट हाउ मच कैन यू एसोसिएट करंट अफेयर्स विद इट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब अगर हम अपने टॉपिक पे आए तो 2014 में जो है एक स्टडी आई थी बाय WHO, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। 2014 की बात है। अकॉर्डिंग टू सर्टन स्टडीज जो है दे केम अप विद दिस कंक्लूजन। और क्या हुआ, सडनली सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पैनिक बढ़ गया और
कोशिश की गई कि इस तरह से एक प्लान लाया जाए जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर कर सके। हुआ क्या, 2014 में इसकी बात हुई थी। 2016 ने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पर्टिकुलर प्लान की बात की विच इज कॉल्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। वहां पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर कंसल्टिंग विद रादर अगर मैं इसको बोलूं कि स्टेट गवर्नमेंट और जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने ईपीसीए के साथ कंसल्ट किया। ईपीसीए स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो ईपीसीए जो है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ और बहुत से पोल्यूशन एक्सपर्ट्स के साथ मिलके जो है एक प्लान फॉर्मुलेट किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। और ये पूरा का पूरा प्लान आपका क्या कहा गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अगर आपसे साल पूछ लिया जाए तो आपको पता है कब अप्रूवल हुआ है, अगर आपसे बैकग्राउंड पूछ लिया जाए तो आपको पता है 2014 की रिपोर्ट की बात है। ठीक है जी। तो अब इसके बेसिस पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया कि जब भी ऐसा होगा, देखा जाएगा कि एयर क्वालिटी जो है डिटीरियोरेट हो, तो कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स लिए जाएंगे सो दैट एयर क्वालिटी जो डिटीरियोरेट हुई है उसको जो है वापस नॉर्मल लेवल्स पे लाया जा सके। ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यूजुअली टिपिकल होता है अक्टूबर नवंबर के पीरियड में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि विंटर पीरियड है, विंड स्टैग्नेंट है, तो जहां से भी आपका जो भी पोल्यूशन आ रहा है वो वहीं के वहीं जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था व्हेनेवर द एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स, यानी कि जब एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है या बहुत मिनिमम डिटीरियोरेट हो रही है, इसकी कुछ कंडीशंस बना दी गई। राइट। जब डिटीरियोरेशन मॉडरेट टू पुअर होगा, कुछ सेट ऑफ एक्शन प्लान्स बना दिए गए। सिमिलरली जब डिटीरियोरेशन एट इट्स मैक्सिमम होगा तब कुछ कंडीशंस बना दी गई। राइट। फॉर एग्जांपल जब मॉडरेट टू पुअर ही चीजें हैं, मिनिमल कंडीशंस पे हैं, तो आप फाइन्स इंपोज करना शुरू कर दीजिए, गार्बेज बर्निंग को स्टॉप कर दीजिए, कुछ रेगुलेशंस लगा दीजिए, कुछ मिनिमम मैकेनिज्म्स की बात की गई। लेकिन जब बहुत ही इमरजेंसी हो जाए तो ऐसा कहा गया कि इन रीजन्स में ट्रक्स की भी एंट्री बंद करवा दी जाए। राइट। और इवन स्कीम आपने देखी होगी, दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। राइट। तो ये जो मैक्सिमम या जो अर्जेंट स्टेप्स हैं ये तभी लिए जाएंगे जब आपकी बात इमरजेंसी की होगी कि बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है उसमें इशू हो चुका है। तो ध्यान रखना, आपको यू डोंट हैव टू नो द एग्जैक्ट फीचर्स, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा प्लान जो है एक स्टैग्नेंट प्लान नहीं है, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्टिकुलर स्टेज। राइट। आप देखोगे कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में इट वाज गिवन एट स्टेज 1 2 3 4 कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज जो है एक्शंस लिए जाएंगे। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि जब भी एयर पोल्यूशन की बात होगी तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लान्स वुड बी टेकन। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो ईपीसीए जो है, इन्होंने जो है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान, राइट, हमने पढ़ा था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कुछ जो है स्टेप्स दिल्ली के लिए लिए थे। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर दी स्टेप्स आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बट दिस इज अ वे ऑफ सीइंग इट कि इन्होंने क्या किया। फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली दिल्ली के पोल्यूशन के रीजंस में क्या पढ़ा था कि पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा है। राइट। तो थर्मल पावर प्लांट की जो है क्लोजर की बात कर दी। राइट। एज अ फ्यूल पेट कोक पे बैन कर दिया। तो कुछ ऐसे स्टेप्स ये लेके आए दिल्ली के लिए जो कि उस समय पे एयर पोल्यूशन को जो है कर्ब कर सके। ठीक है जी। तो अब यहां पे अगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी हो जो आप याद रखोगे, दिस प्लान इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, यानी कि जब एयर क्वालिटी जिस तरह से डिटीरियोरेट होगी उसी तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे। एंड द ओनली थिंग बीइंग कि तभी स्टेप्स लिए जाएंगे जब एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। सो जीआरएपी जो है एक इमरजेंसी मेजर है, ये कॉन्स्टेंटली पूरा साल नहीं चलता रहता। दिस इज जस्ट एन इमरजेंसी मेजर कि अगर इशू आया तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट विल बी केटर्ड टू। ठीक है जी, सिंपल था। तो एक ना यहां से इसका आप क्रिटिसिज्म भी समझो, इसको आप यहां से आपको क्रिटिसिज्म सोच लेना चाहिए था कि अगर ऐसा प्लान एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट हैव सच अ प्लान थ्रू आउट द ईयर, व्हाई ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको इमरजेंसी आ रही है। ठीक है जी।
अगला जो पॉइंट टू रिमेंबर है कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो क्या होती है कि दिल्ली, व्हेन आई से दिल्ली एनसीआर रीजन, तो दिल्ली के आसपास जितनी भी जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान की एसोसिएटेड है, हर एक की अपनी अपनी एजेंसीज होंगी जो एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन को केटर करेंगी। तो इस पर्टिकुलर प्लान को चलाने के समय पे एक बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि इन सारे रीजन में टोटल मिला के 13 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो पोल्यूशन को केटर करें। तो सभी एजेंसीज मिलके, राइट, वेयर द हेड इज ईपीसीए, ईपीसीए हमने पीछे पढ़ा था कि इनिशियल डिस्कशन इन्हीं के साथ हुआ था, राइट, एक पूरा का पूरा प्लान जो है डिस्कस करती है। दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। नाउ मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहली चीज कि होता क्या है कि ईपीसीए जो है एक मीटिंग होल्ड करती है विद ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा 13 एजेंसीज हैं, तो 13 की 13 एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव से जो है मीटिंग डिस्कस करती हैं, डिटेल्स डिस्कस करती हैं, और फिर एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्टेज आर वी ऑन टू। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या जीआरएपी में कोई स्टैट्यूटरी या कोई स्टैट्यूट है जो इसको केटर कर रहा है? नहीं। ध्यान रखना, जीआरएपी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आपको अप्रूव कर दिया था। इसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी इन 2017, और जो भी अथॉरिटी मिलती है ईपीसीए को कि किस तरह से काम करना है, ये अथॉरिटी उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से जो है मिलती है। तो कोई भी स्टैट्यूट नहीं है इससे रिलेटेड। तो अगर इस तरह का भी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है और आपको आइडिया नहीं है, अब आपको पता है कि नहीं जी एक नोटिफिकेशन थी जिसके बेसिस पे अथॉरिटी जो है वहां से ली जाती है। तो ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दैट वी टेंड टू मिस, ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बताएं, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस की कुछ सिग्निफिकेंस देखी जाए तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस जो देखी गई है कि 2 ऐसी चीजें हुई दिल्ली के लिए जो पहले कभी नहीं हुई थी। पहला, दिल्ली एनसीआर रीजन में हमेशा ही पोल्यूशन की दिक्कत रही है, लेकिन पहली बार एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया गया है कि हर एक स्टेज पे व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स वुड बी टेकन। सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जब हम GS2 में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज कितना मुश्किल है, तो इसने उस GS2 के इशू को भी रिजॉल्व किया कि मोर देन 13 डिफरेंट एजेंसीज जो है ऑन बोर्ड हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप GS2 में एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन की बात करोगे तो उसके सक्सेस स्टोरीज में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्लान है तो इसके आउटपुट भी इमरजेंसी में उसी समय चाहिए होंगे। तो ये जो प्लान है एग्जैक्टली फिक्स कर देता है अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइन। जितनी भी एजेंसीज हैं वो क्या क्या काम करेंगी, कितने समय तक करेंगी, सभी कुछ मार्क कर देता है बिकॉज इट्स अ इमरजेंसी प्लान। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप एथिक्स में भी आपको अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं और जब आप उनके सरकार के पक्ष में शायद पॉइंट्स नहीं लिखते, आप कहते हैं कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पे आप एक पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। ठीक है जी, सिंपल था। लेकिन अब इस पर्टिकुलर इशू का एक क्रिटिसिज्म है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वाई ओनली इन दिल्ली, आप बाकी स्टेट्स में इनको क्यों नहीं लेके आ रहे? बाकी स्टेट्स देखा गया है कि हमेशा कहते हैं मे बी दे डोंट हैव दीज सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ये बहुत ही पर्टिकुलर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म माना गया है कि दिल्ली से बाहर भी इन चीजों को लेके जाना चाहिए, इन सभी स्टेप्स को लेके जाना चाहिए। इसीलिए जो वे फॉरवर्ड है विद ईपीसीए एंड दिस पर्टिकुलर प्लान, इनका नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा कि इन्हीं सभी मेजर्स को बाकी स्टेट्स में भी इफेक्टिवली लेके जाया जाए। ठीक है जी, सिंपल था। अब अगर आपको प्री से एसोसिएटेड कुछ फैक्ट्स पूछ ले, वो भी आपको एब्सोल्युटली आते हैं। मींस में भी अगर आपको इन चीजों को कोट करने की बारी हो तो वो भी जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे? देखो, कुछ तो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कि इसको आप एज एग्जांपल्स कहाँ यूज कर सकते हो। अगर आपको पोल्यूशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आता है, अगेन यू कैन टॉक अबाउट दिस। अगर आपको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, वहां पर भी जो है फाफिश तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। बट कुछ एडिशनल चीजें आई वांट टू डिस्कस जो कि ध्यान देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं GS1 की बात करूं, राइट, GS1 में जब आपको पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आता है, राइट, कि पॉपुलेशन के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, ये पॉपुलेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट है एनवायरनमेंट पे, और आप इसमें दिल्ली का एग्जांपल जो है कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगेन, जब आप अर्बनाइजेशन पे आपको क्वेश्चन आता है,
राइट। अर्बनाइजेशन का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये एनवायरनमेंट पे, दिल्ली का पोल्यूशन, और अगेन आप वहां पे उसको कोट कर सकते हैं और इवन आप स्टेप्स भी बता सकते हैं कि सरकार को इशू XYZ पर्टिकुलर था पोल्यूशन से और उन्होंने GRAP प्लान जो है हमें दे दिया। GS2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं कि दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां पे आप लिख सकते हैं जुडिशरी ने इंटरवेंशन की है इन दी सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, की जुडिशरी ने भी कोई रोल दिया है। अगर आप देखो, आपको याद हो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को अप्रूव किया था, तो जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है जो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट दैट पीपल टेंड टू मिस, ठीक है। GS3 में हमें पता ही है कि हम एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड क्वेश्चंस में इनको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमी में भी इससे एसोसिएटेड यदि किसी पर्टिकुलर स्कीम पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर भी आप इसको कर सकते हैं। GS4 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आपको केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आते हैं और आपसे कहा जाए कि आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन के XYZ ऑफिसर हैं, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, तो आप लिख सकते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से एसोसिएटेड कोई जो है इसी के सेम लेट्स से कि सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे या इसी स्कीम को मैं अपने यहाँ जो है लागू करने की बात करूंगी, ठीक है जी। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी पे आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल, ठीक है। कभी कभी आपको एथिक्स के क्वेश्चन में सक्सेस स्टोरीज जो है वो भी लिखने की बात आती है। सो दिस इज अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी विच हैज बीन सक्सेसफुल एज वेल। हो सकता है आपको किसी एक तरीके से एनवायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ जाए, वहां पर भी आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी टेंड टू मिस, ऐसे के लिए तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी यूज हो सकती है कि इंडिया किस तरह के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन अगेन इस पूरे प्रोसेस का क्रिटिसिज्म क्या है कि ये एक बहुत ही इमरजेंसी मेजर है, बहुत ही जरूरी है कि इस पूरे मेजर को इंटीग्रेट किया जाए ऑल ईयर राउंड स्टेप्स लेने से, जो कि पोल्यूशन के इशू को जो है केटर करने में हमारी मदद करे, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। कोशिश यही है कि प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाए। मेक श्योर आप चीजों को इंटरकनेक्ट करते रहें, चीजें पढ़ते रहें, आप देखेंगे यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।